जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरे फादर मेरे हॉस्टल के इंटरव्यू के बोर्ड साथ मेरे बैठे थे और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं तुम्हारा नाम वहाँ देखना चाहता हूँ। और हॉस्टल के एडमिशन होने के बाद ही जैसे मेरे फादर वापस जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ में, जो मेरे लिए लाइफ में हमेशा से मोटिवेशन बने रहे, हमेशा से मेरा एक सपोर्ट बने रहे। उनका मेरी लाइफ से चले जाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। पर 2 साल के बाद मेरी लाइफ में एक अगेन एक सेटबैक आया जब मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए। तो उस समय मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मुझे लगता नहीं था कि आगे मैंने सोच लिया था कि शायद मुझे अब घर पे वापस जाना ही पड़ेगा, अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ेगी या अपनी जाकर मम्मी को संभालना पड़ेगा। तब मेरे अंकल ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरी मम्मी वहीं रहती थी और मैंने 3 साल मैंने सोच लिया था कि ये सिविल सर्विसेज अब मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं बन चुका है, ये अब मुझे करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि दिक्कतें एक आपके रास्ते में रोड़ा बनती हैं, तो ऐसा नहीं है। दिक्कतें सबकी ज़िंदगी में होती हैं, पर उससे राह निकालना, रास्ता आपको खुद देखना पड़ेगा ताकि उस मंजिल तक आप पहुंच पाएँ। जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया और पहली बार कॉलेज में गया, तो एक आम गांव से आने वाले बच्चे की तरह मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे मिथ्स थे कि एक आम बच्चा इस एनवायरनमेंट में कैसे फिट हो सकता है जहाँ पर सब बच्चे अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। और जबकि मैं एक गाँव से आने वाला बच्चा जिसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता था, क्लास के कोने में बैठ के किसी से बात नहीं करना, इस डर की वजह से कि लोग मजाक ना बना ले तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन का या तुम्हारे एक्सेंट का और गांव का बच्चा ना बुला दे तुम्हें। एक क्लास में ऐसा हुआ जब मैंने एक टीचर से ये डाउट पूछ लिया कि एक एमपी और एमएलए में डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चे हंसने लगे कि ये चीज़ कैसे नहीं पता हो सकती आपको। तो ये मैंने जब बात अपने अंकल को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक मैराथन रेस है जहाँ आपको हर एक कदम रोज़ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक लंबी छलांग मार पाओ। मेंस के 2 हफ्ता पहले मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा। ये चीज़ सबके साथ होती है। यही चीज़ मुझे मेरे अंकल ने बताई कि नहीं बेटा, कि अभी ये चीज़ सबके साथ हो रही होगी, ये तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं है। उन्होंने मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाया, अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं आगे जाकर एक सिविल सर्वेंट बन पाऊँ। मेरा नाम हिमांशु नागपाल है। इस साल की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 26वां रैंक हासिल किया है और डीकेटी की इस सक्सेस स्टोरी में आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मैं एक छोटे से गांव भूना में पैदा हुआ। उसके बाद 5वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं की हिंदी माध्यम से। उसके बाद मैं एक अपने अंकल के साथ हांसी शहर है यहाँ हरियाणा में, वहाँ शिफ्ट हुआ। वहीं से मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। इससे पहले कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी या अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैं कुछ यूपीएससी से जुड़े हुए मिथ्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं और उन मिथ्स को तोड़ना चाहूँगा। पहला मिथ कि जो एक गांव से आने वाले बच्चे को लगता है कि उसका सपना जो एक आईएएस बनने का है, वो सिर्फ एक दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में पढ़ने वाले बच्चों का ही सपना हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटे से गाँव भूना में पैदा हुआ, हांसी नाम के एक शहर से, जो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ। उसने पहले अपने प्रयास में इस मुकाम को हासिल किया है। मेरा जर्नी स्टार्ट होता है अपने स्कूल से। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और 10th में मेरा कुछ अच्छा परसेंटेज नहीं रहा। 12वीं में मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत करके 97% अपने 12वीं की परीक्षा में हासिल किया और अपने कॉलेज हंसराज कॉलेज से एडमिशन लेकर बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाई की। जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया और पहली बार कॉलेज में गया, तो एक आम गांव से आने वाले बच्चे की तरह मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे मिथ्स थे कि एक आम बच्चा इस एनवायरनमेंट में कैसे फिट हो सकता है जहाँ पर सब बच्चे अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। और जबकि मैं एक गाँव से आने वाला बच्चा जिसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता था। तो पहला सेमेस्टर मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था, जब मैं एक कोने में बैठा रहता था और क्लास के कोने में बैठ के किसी से बात नहीं करना, इस डर की वजह से कि लोग मजाक ना बना ले तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन का या तुम्हारे एक्सेंट का और गांव का बच्चा ना बुला दे तुम्हें। तो इस प्रॉब्लम की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ।
देन कुछ सीनियर्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ये समझाया कि अगर आपको इन प्रॉब्लम से उभरना है तो इन प्रॉब्लम्स को चैलेंज भी करना पड़ेगा, आपको इनका सामना करना पड़ेगा और तभी आप अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, जो कि एक सिविल सर्विसेज में भी आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे मैं अपने जो ग्रेजुएशन में जाने वाले बच्चे और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका सपना है एक सिविल सर्वेंट बनने का, तो उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने आप को कॉलेज में सिर्फ एक जगह सीमित मत कीजिए, अपने आप को चैलेंज करना सीखिए, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग में हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हो। मैं अपने उन दोस्तों को इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है पर्सनालिटी का जो सिविल सर्विसेज में ज़रूरी होता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका अपने आप को पेश करने का तरीका, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं सिविल सर्विसेज में। तो ग्रेजुएशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप गांव से आने के बावजूद अपने आप को एक तरीके से ग्रूम कर पाएँ ताकि आप सिविल सर्विसेज के लिए रेडी हो जाएं। तो इन मिथ्स को तोड़ने के बाद मैं कुछ आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में मुश्किलें हैं और वो मुश्किलें एक रीज़न है उनके फेलियर्स का। मैं ये बताना चाहूँगा मुश्किलें हर किसी की लाइफ में थी, मेरी लाइफ में भी बहुत मुश्किलें थी, पर उन मुश्किलों से लड़ना, उनके सामने चट्टान की तरह खड़े होना बहुत ज़रूरी है और मुश्किलों से सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैं अपने कॉलेज में गया, अभी भी याद है जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरे फादर मेरे हॉस्टल के इंटरव्यू के बोर्ड साथ मेरे बैठे थे और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं तुम्हारा नाम वहाँ देखना चाहता हूँ। और हॉस्टल के एडमिशन होने के बाद ही जैसे मेरे फादर वापस जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ में, जो मेरे लिए लाइफ में हमेशा से मोटिवेशन बने रहे, हमेशा से मेरा एक सपोर्ट बने रहे। उनका मेरी लाइफ से चले जाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और उसके बाद एक नए एनवायरनमेंट में एंटर करना जहां मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, जानने वाले नहीं थे, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। पर उस बड़े चैलेंज में मेरे लिए ज़रूरी था सीखना। उस सीखने की स्टेज को मैंने कैसे यूज़ किया, फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, बट जैसे मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स को जब ये पता चला कि ये स्टोरी है मेरा, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि हिमांशु, तुम्हें बहुत ज़रूरत है कि अगर तुम्हारा एक करियर चॉइस है तुम्हारे सामने, तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो लाइफ में इस चैलेंज आने के बाद मुझे लगा कि अब आगे शायद कुछ नहीं हो पाएगा या आगे मेरे जो सपने थे मैं उनको पूरा ना कर पाऊँ। पर उस समय मेरे टीचर्स ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अंकल जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ये अभी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बस ये एक शुरुआत है, बस एक डिफरेंस आ जाएगा, मुझे दूसरों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज़ में, अपनी स्किल्स में, और उनको ज़्यादा ग्रूम करना पड़ेगा। और ये करते करते मैंने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाया और ज़्यादा मेहनत की। तो पहले 2 साल मैंने अपने कॉलेज में ये सीखा कि एक सिविल सर्वेंट कैसे बना जाता है, अपने आप को उस तरीके से ग्रूम किया, खुद को चैलेंज किया। गलतियां होती थी, लोग मजाक भी उड़ाते थे और कभी कभी तो खुद पे शर्म भी आती थी, पर कोई बात नहीं, उनसे सीखा, उन गलतियों से अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव किया। और 2 साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये हिमांशु वो हिमांशु नहीं है जो कॉलेज में आया था। पर 2 साल के बाद मेरी लाइफ में एक सेटबैक आया जब मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए। उस समय मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मुझे लगता नहीं था कि आगे मैंने सोच लिया था कि शायद मुझे अब घर पे वापस जाना ही पड़ेगा, अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ेगी या अपने जाकर मम्मी को संभालना पड़ेगा। तब मेरे अंकल ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारे लिए 3 साल अपने आप को दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरी मम्मी वहीं रहती थी और मैंने 3 साल मैंने सोच लिया था कि ये सिविल सर्विसेज अब मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं बन चुका है, ये अब मुझे करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने हार्डवर्क को एक डायरेक्शन दिया। तो 3rd ईयर में मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मुझे यही करना है। मैंने अपनी पर्सनालिटी सिविल सर्विसेज की तरह ग्रूम कर ली थी। मैं एक ड्रामेटिक्स का पार्ट था कॉलेज में, मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ले आ चुका था मैं। तो जैसे ही 3rd ईयर में मैंने एंटर किया, मैंने अपने सिविल सर्विसेज की परीक्षा को एक डायरेक्शन दे दिया, जिसके बाद ये जर्नी एक बहुत हार्ड वर्क से भरी तो रही, पर एक डायरेक्शन भी अच्छा मिल गया। तो जैसे कि सबको लगता है कि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल
एक एग्ज़ामिनेशन है, और कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट को लगता है कि वो शायद दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दे या कैट का एग्ज़ाम दे या प्लेसमेंट्स के लिए बैठे, ऐसे डाउट्स मेरे माइंड में भी थे। पर इसीलिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटिंग का एग्ज़ाम भी दिया ताकि मेरा एक बैकअप हमेशा से मेरे साथ रहे, और मैंने कैट का एग्ज़ाम भी दिया। सोचा था शायद MBA कर लूँ, एक अच्छा सा एक नौकरी ले लूँ, फिर शायद सिविल सर्विसेज के लिए जाऊँ। पर जब एग्ज़ामिनेशन दे दिया तब पता चला कि यहाँ तो 30 लाख की एक फ़ीस भी देनी पड़ेगी और 3-4 साल नौकरी करना पड़ेगा ताकि आप लोन वापस दे पाओ। तो ये मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं बन चुका था सिविल सर्विसेज, ये मुझे करना ही पड़ता। तो इसी सोच के साथ मैंने आगे अपना एग्ज़ाम परस्यू किया। तो जो दिक्कतें आ सकती थी वो सब मेरी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हर तरीके से दिक्कतें रहती थी। तो अगर आपको ये लगता है कि दिक्कतें एक आपके रास्ते में रोड़ा बनती हैं, तो ऐसा नहीं है। दिक्कतें सबकी ज़िंदगी में होती हैं, पर उससे राह निकालना, रास्ता आपको खुद देखना पड़ेगा ताकि उस मंजिल तक आप पहुंच पाएँ। फिनेंशियल प्रॉब्लम हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो या फिज़िकल प्रॉब्लम हो, हर तरीके से आपको एक लड़ना पड़ेगा और आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा, तभी ये जो बड़ी एक मंजिल है सिविल सर्विसेज की आप पार कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बताने का एक मकसद था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि इन मुसीबतों का, इन प्रॉब्लम्स का लाइफ में आना एक पर्पस होता है, ताकि आप इनसे सीख पाएँ और आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएँ। क्योंकि पता था कि अगर किसी को IAS बनना है, एक DM बनना है, तो उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो उन प्रॉब्लम से उभरने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए ये एक्सपीरियंस की तरह था कि अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई है उसको कैसे सॉल्व करना है। इससे आप सीख पाएंगे कि अगर आपकी एक डिस्ट्रिक्ट में, एक बड़े लेवल पर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कैसे लड़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इस 22 साल की उम्र में पहली प्रयास में 26वीं रैंक अगर मैंने हासिल की है तो मैं हमेशा से एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा हूँगा और प्रिपरेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार क्लास में गया था और देखा था कि जब 600-700 बच्चे एक कोचिंग क्लास में बैठे हैं और सभी अपने न्यूज़पेपर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, सभी चीज़ों को नोट कर रहे हैं, तो इन सब से मैं आगे कैसे निकलूँगा और इन सब को पीछे छोड़ के मैं एक IAS ऑफिसर कैसे बन पाऊँगा। तो एक चीज़ समझ आई कि कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, पर यहाँ पर कंपटीशन आपका अपने आप से होगा कि आपको अपने आप आगे बढ़ना है। एक क्लास में ऐसा हुआ जब मैंने एक टीचर से ये डाउट पूछ लिया कि एक MP और MLA में डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चे हंसने लगे कि ये चीज़ कैसे नहीं पता हो सकती आपको। तो ये मैंने जब बात अपने अंकल को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक मैराथन रेस है जहाँ आपको हर एक कदम रोज़ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक लंबी छलांग मार पाओ। तो ज़रूरी है आपका ये समझने के लिए कि एग्ज़ाम में आप रोज़ सीखते हो और सीखना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ सब करते हैं, गलतियाँ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उससे सीख पाओ। तो हर गलती से एक सीख लीजिए। तो ऐसा करते करते हर एक रोज़ एक बेबी स्टेप आगे आगे लेते लेते मैं आगे बढ़ता रहा, पर कंसिस्टेंट हमेशा से रहा। चाहे घर पे कोई शादी हो, चाहे कोई त्यौहार हो, पर ये देखता था मैं रोज़ कि मैं 4 घंटा रोज़ पढूं, अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, अपना टाइम टेबल जो बनाया था उससे स्टिक करूं। चाहे कोई प्रॉब्लम आए, चाहे कोई अच्छी खुशी आए, पर वो टाइम टेबल बना रहे। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया था, ये मुझे बताया गया था कि इस एग्ज़ाम में बस 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: राइट डायरेक्शन, राइट हार्डवर्क और राइट मोटिवेशन। मोटिवेशन और हार्डवर्क मैं कर सकता था, पर डायरेक्शन के लिए मुझे बस एक ही चीज़ पता चली थी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको रोज़ आगे बढ़ना है। इन 3 चीज़ों के साथ जब मैंने पूरी अपनी तैयारी अच्छे से कर ली थी, तो मुझे पहले लगा था कि चलो ठीक है, 2-3 महीना पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट होऊंगा और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। पर जो भी एग्ज़ाम आप लोगों में दे रहे हैं वो आप समझ पाओगे इस चीज़ के लिए कि हमेशा जब वो फाइनल डेस्टिनेशन के पास आप पहुँचने वाले होते हो तो आप डरने लगते हो, आप हार मानने लगते हो, आपको खुद पे डाउट आता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। प्रीलिम्स के 3-4 दिन पहले और मेंस के 2 हफ्ता पहले मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं चीज़ें भूल रहा हूँ या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ सबके साथ होती है। यही चीज़ मुझे मेरे अंकल ने बताई कि नहीं बेटा, कि अभी ये चीज़ सबके साथ हो रही होगी, ये तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं है। उन्होंने मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाया और मेरे माइंड में वही मेरे डैड के कहे हुए वर्ड्स याद आए कि बेटा मुझे तेरा नाम वहाँ देखना है। उसी चीज़ों के साथ मैंने आगे और मेहनत करता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो इस एग्ज़ामिनेशन में आपकी पर्सनालिटी के, आपकी लाइफ के बहुत सारे वैल्यूज़ इवैल्यूएट हो जाते हैं।
आपके पेशेंस, आपका हार्ड वर्क, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परसिवरेंस, ये सब चीज़ें ये एग्ज़ाम आपको अपने आप सिखा देता है। ऐसा ही होता है कि हार्ड वर्क यहाँ सब कर रहे होते हैं, सभी वही बुक्स पढ़ रहे हैं, सभी वही स्ट्रैटेजी के साथ आगे चल रहे हैं, सभी वही टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, पर फ़र्क यहाँ आता है कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। जब आपको पता चलता है कि कुछ लोग एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हार मान रहे हैं, कुछ लोग खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर आपका ट्रस्ट ही सबसे ज़रूरी है। जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको खुद के अंदर अपना सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा ताकि आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाओ। तो यही वैल्यूज़ आप अपने अंदर लाएंगे तो आपका जो हार्डवर्क है मटेरियलाइज होगा और आप अच्छा रिजल्ट अपने अंदर ला पाएंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस तो ठीक है, मैंने अपने हार्डवर्क और अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी के थ्रू क्लियर कर लिया, और प्रीलिम्स और मेंस में मैं सिर्फ एक कोने में बैठ के अकेले से पढ़ता रहता था और किसी से कुछ इंटरेक्शन नहीं, किसी से कुछ बात नहीं। पर इंटरव्यू स्टेज में ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू स्टेज में आपको लोगों से बात करनी पड़ती है क्योंकि आपको वही चीज़ें कन्वे करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था जब स्टार्टिंग में मुझे खुद पे लगता था कि मैं कन्वे कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। पहले मॉक इंटरव्यू मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं अंदर बोर्ड रूम में गया तो मैं बिना परमिशन लिए बैठ गया उनसे और हंसने लगे लोग। तो घर पे जाने के बाद फिर से वही दोबारा से अंदर फीलिंग्स आई कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, 2 महीने में कैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करूँगा। पर वहीं मुझे एक अपने कॉलेज के सीनियर ने समझाया कि नहीं, और मुझे मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे वो सीनियर, तो उन्होंने समझाया नहीं ये पॉसिबल है 2 महीने के अंदर। अगर आप वो 2 महीने एक सिविल सर्वेंट की तरह बिहेव करोगे तो आप इंटरव्यू रूम में भी एक सिविल सर्वेंट की तरह बिहेव करोगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, 2 महीने मैंने लगातार अपने अंदर उन वैल्यूज़ को अच्छे से इम्बाइब किया। मैं चलता भी उसी तरीके से था कि जैसे मैं बोर्ड रूम में अंदर जाऊंगा, या कपड़े वही पहनता था अच्छे से, बात वैसे करता था जैसे मैं इंटरव्यू रूम में बात करूंगा। अपने हर एक वैल्यूज़ पे, हर एक हॉबीज़ पे अच्छे से मैंने नोट्स बनाए थे, इतने सारे क्वेश्चंस रेडी कर लिए थे कि मैं हर एक तरीके की प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर्ड रहूँगा। जब मैं इंटरव्यू रूम में, बोर्ड रूम में अपने 26 मार्च को एंटर कर रहा था, मेरे अंदर वही ख्याल आए थे कि नहीं ये चीज़ तुम्हें करनी ही है। तो उसी सोच के साथ जब अंदर गया और वैसे ही मार्क्स आए मेरे इंटरव्यू में 187 स्कोर, जो कि मुझे इस रैंक को लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर आया, वो इन 2-3 महीनों की इंटरव्यू जर्नी के थ्रू ही था। तो इससे मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 2-3 महीने में पर्सनालिटी तो आपकी कोई चेंज नहीं कर सकता, या आप एकदम से एक आपकी जो 20-25 साल की जर्नी रही है उसको आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते। बट ज़रूरी है आपको जो आपकी जर्नी है उस पर आप कॉन्फिडेंस रखिए, उससे आप सीखिए और उसको एक अच्छे तरीके से अगर दिखाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स में रहते रहेंगे कि नहीं मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती है, आपको हिंदी आती है, कोई बात नहीं, आप उसमें अच्छे से बात कीजिए। प्रॉब्लम इंग्लिश या हिंदी की नहीं है, प्रॉब्लम आपको कन्वे करने की है। तो अगर आप हिंदी में अगर अच्छे से कन्वे कर पाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लाइफ में हर एक स्टेप एक एग्जामिनेशन की तरह होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कोई और एग्जामिनेशन आप दे रहे हो। उसमें आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है। आपको पता है कि अगर आपकी कुछ स्ट्रेंथ एक एरिया में है, आप उसको ज़्यादा मटेरियलाइज़ कीजिए, वीकनेस को ओवरकम कीजिए। जब मैं आया था तो लोग कुछ बातें करते थे कि यहाँ ग्रुप स्टडी करने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, या आपको 4-5 नॉलेज का लोगों का नॉलेज जब गैदर होगा तो वो ज़्यादा मटेरियलाइज़ होगा। बट मुझे पता था कि मैं अकेले पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हूँ। तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया कि चलो ग्रुप स्टडी करके देख लेते हैं, तो पता चला कि ये सब फालतू की बातें ज़्यादा होती थी और पढ़ाई की बातें कम। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं अकेले से ही अपना पढ़ाई करूँगा, अकेले एक कोने में चाहे बैठ के पढ़ना पड़े मैं पढ़ूँगा, चाहे कोई कुछ आके बोले। मैंने डिसाइड कर लिया था तो वही राह मैंने अपनाई। तो मैं आपको इससे बस यही एडवाइस करना चाहूँगा कि एक इंसान को इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए और उन पर वर्क कीजिए। और अगर आप अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर एक ट्रस्ट रखेंगे, अपना फेथ रखेंगे, तो चाहे वो गांव के आने वाला बच्चा होगा या शहर के आने वाला बच्चा होगा, उनमें कुछ फ़र्क नहीं है। डेस्टिनेशन दोनों की सेम है, जर्नी अलग अलग है, बट उस जर्नी को कैसे ओवरकम करना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो जब मैंने इस एग्ज़ाम को देने के लिए सोच लिया था तो एकदम ऑल ऑफ अ रैंडम मैं एक सीपी में घूम रहा था तो एक पोस्टर पड़ा था वहाँ। तो उस पोस्टर में एक बहुत ही अच्छा मैसेज था और वो पोस्टर उठा के मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दिया था और रोज़ उठते पहली चीज़ वही देखता था।
इफ़ यू कांट फ्लाई यू रन, इफ़ यू कांट रन यू वॉक, इफ़ यू कांट वॉक यू क्रॉल, बट यू नेवर स्टॉप। तो इस कोट में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है कि आपको रोज़ क्रॉल करना, कंसिस्टेंट होना, चाहे आप कितने ही छोटे स्टेप ले पाएँ, बट रोज़ क्रॉल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्ट्रगल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती हैं। एक सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स छिपी होती हैं, बट ज़रूरी है आपको अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करना और एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने हार्डवर्क्स को एक मटीरियलाइज करना और डायरेक्शन देना। इससे आप सिविल सर्विसेज तो क्या, आप लाइफ की कोई भी एग्जामिनेशन क्रॉस कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आई होप आप भी एक दिन यहाँ पर आकर अपनी सक्सेस स्टोरी बता पाएँ और अपना मैसेज कन्वे कर पाएँ। थैंक यू।